हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जाता है तथा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो, जैसा कि आपको पता है कि जो एडिटोरियल पार्ट्स है वो हम पहले एनालिसिस करते हैं, न्यूज एनालिसिस का पार्ट बाद में करते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि कल जो है इतना समझ लीजिए कि मैंने 3 बार 1-1 घंटे का वीडियो लोड किया और 3 का तीनों बार मेरा वीडियो फेल हो गया। चौथी बार वीडियो डाला लेकिन आवाज़ थोड़ा कम थी, तो कल शाम को मुझे वीडियो डालना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाता है। हुआ क्या था कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो बैटरी ऑन ही नहीं किया, तो पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर मैंने ले डाला। तो इस हिसाब से जो है कल काफ़ी परेशानी मुझे झेलनी पड़ी। और आज का जो दिन है वहाँ पर आज के दिन में एडिटोरियल बहुत ज़बरदस्त आए हैं। और जो एडिटोरियल आए हैं, द हिंदू देखिए क्या काम इस समय कर रहा है कि द हिंदू को इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल क्यों करना चाहिए कि दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। क्यों टाइम वेस्टेज है? जैसे द हिंदू एक आर्टिकल निकालता है, ठीक है, आपने निकाला, उसको सबसे पहले न्यूज़ में डाला, न्यूज़ में डाल दिया। फिर इसके बाद एक खबर को द हिंदू के पास समय लगता है कि आर्टिकल्स की कमी है या कोई नए राइटर्स मिलते नहीं हैं या लोग पैसा दे करके उसमें लिखवाते हैं। होता क्या है कि द हिंदू जो है एक ही आर्टिकल को कम से कम 10 बार रिपीट करता है। ठीक है, रिवाइज हो जाता है, लेकिन जब हिंदू पहली बार वही आर्टिकल फेस करता है, सामने लेकर के आता है, तो उसमें सारे पार्ट्स रहते हैं। एक बार वो कॉर्नर वाला आर्टिकल निकालेगा, फिर उसी टॉपिक पर बड़े आर्टिकल में निकालेगा, फिर उसी टॉपिक पर छोटे वाला उसके नीचे वाला आर्टिकल निकालेगा, फिर उसी आर्टिकल को 4 या 5 दिन बाद कोई जो है अपना विचार प्रेषित करेंगे। तो इस तरीके से लगातार उस पर एक ही बात को रिपीट करते करते जो है व्यक्ति, अब क्या बताएं कि द हिंदू ऐसा क्यों करता है। जैसे अभी जो राजद्रोह का नियम आया था, राजद्रोह के नियम में हुआ क्या था कि जो कमीशन आयोग है, वो कमीशन आयोग राजद्रोह के नियम में अपना जो है रिपोर्ट पेश की थी। उसमें उसने 3-4 संशोधन की बात की थी। उसी संशोधन को द हिंदू वालों ने एक बार बड़े आर्टिकल में निकाला। कमीशन आयोग की रिपोर्ट आई थी, 219वीं रिपोर्ट थी, राजद्रोह का नियम था, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, उसमें उन्होंने सारे पक्ष को लिया। फिर एक दिन बाद राजद्रोह के अधिनियम को द न्यूज़ में निकाला। फिर एक दिन बाद आज जो है पूरा का पूरा ओपिनियन में निकाला। इस तरीके से लगातार एक ही आर्टिकल को जो आप प्रेषित करते हो, तो वही चीज़ें बार बार रिपीट करो, वही चीज़ें पढ़ो, एक तरीके से मज़ा नहीं आता। तो कोई द हिंदू वालों को इस बात पर थिंकिंग करना चाहिए कि कोई नई चीज़ लेकर के आएँ, कोई नई घटना लेकर के आएँ। पिछले 2 महीनों से एक ही आर्टिकल को बार बार प्रेषित करके, और ये टाइम वेस्टेज के सिवाय कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज जो 4 आर्टिकल आए हैं उसमें से केवल 2 आर्टिकल नए हैं, बाकी 2 आर्टिकल पुराने ही हैं। उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, वही सारी बातें थोड़ा शब्दों के परिवर्तन के साथ लिखी गई हैं। देखिए, जो पहला आर्टिकल्स है वो है भारत में आयकर कानून और सुप्रीम कोर्ट। इसके मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताते चलूँ। पृष्ठभूमि क्या है कि जो भारत में कर बनाने का कानून है या कर के नियम को लेकर के जो हमारी अथॉरिटी है, वह हमारे संविधान में आर्टिकल 265 जो है वही कानून बना सकता है कर के सिद्धांत में। और अनिश्चितता के सिद्धांत पर कि कोई लेवी स्पष्ट, अगर कोई लेवी लग रही है तो वह स्पष्ट हो, सुसंगत हो, पूर्वानुमेय होनी चाहिए। अगर ये नहीं काम कर रहा है तो इस तरीके से होनी चाहिए। तो इस जो कराधान का नियम होता है वो 2 नियमों पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन पिछले जो है कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर जो है हो रहा है, और ज़बरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करके अपने जो, यहाँ तक कि असाधारण शक्ति 142 का भी प्रयोग करके किसी न किसी तरीके से कराधान के कानून को पलट देता है। तो यह जो है राइटर इसमें विधायिका का उल्लंघन बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से कानून की रक्षक नहीं, कानून बनाने की संस्था हो गई है। ये महाराष्ट्र के, ये जो है मध्य प्रदेश में प्रैक्टिसर्स हैं हाई कोर्ट में,
तो अपना विचार उस पर रख रहे हैं। हालांकि मैंने एक बार आपको बताया था ना कि जब कोई इंडियन इंग्लिश लिखता है तो अपने 7 जन्मों में जितना वो इंग्लिश पढ़ा हुआ होता है वो पूरी की पूरी ताकत झोंक देता है आर्टिकल में। जब कोई बौद्धिक इंसान इंग्लिश लिखता है भारत में ही, या कोई फॉरेन राइटर लिखता है, तो वह अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करता। अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन वह अपने विचारों में करता है, न कि लिखावट में करता है। भारत में होता क्या है कि अगर 2 4 6 शब्द लोग इंग्लिश जान जाते हैं तो उसका प्रभाव डालने के लिए इतनी टफेस्ट इंग्लिश डाल देते हैं, इतनी टफेस्ट इंग्लिश डाल देते हैं कि नॉर्मल लड़का जो है फ्रस्ट्रेट होकर के पेपर को फेंक देगा, समझ ही नहीं पाएगा क्या कहा है। अरे भाई, आपको जो चीज़ें कहनी है आप सिंपल वे में कहो। ये कौन सा तरीका है कि आप जितना ज़्यादा शब्दों का जाल फैला सकते हो उतना ज़्यादा शब्दों का जाल फैलाते हुए इंग्लिश कर रहे हो। आपकी कही बात का क्या मीनिंग निकलता है? आपकी श्रेष्ठता तब है जब आपकी कही हुई बातों को एक तरीके से लोग समझ सकें। आप जिस तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वहां तक जो है लोग समझ जाएं, ये आपकी श्रेष्ठता है। आप उनके सामने अपनी इंग्लिश का प्रदर्शन कर रहे हो तो ये तो महा अनर्गल वर्क है। और ठीक यही इस आर्टिकल में हुआ है। इतना डिफ़िकल्ट इन्होंने लिखा है कि क्या कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है भारत में जो कराधान कानून है, हमने पहले बताया कि वो 2 लास्ट पर बना हुआ है, 2 बेस पर टिका हुआ है। एक 265 में, दूसरा अनिश्चितता के सिद्धांत पर, यानी कोई निश्चित नहीं है, अगर लगाना हो तो लगा सकते हो, लेकिन स्पष्ट सुसंगत पूर्वानुमेय होना चाहिए, बोले भी इस तरीके से। इन सिद्धांतों को जो है बनाए रखने के लिए सबसे पहली चीज़ की क्या, विधायिका से हमारा सपोर्ट चाहिए, यानी कि वो विधानमंडल में पारित हो। दूसरा, विधानमंडल में पारित हो लेकिन उसके अधिकारों का कोई मौलिक अधिकार का हनन न करे, किसी के ऊपर असमान न हो, इसको देखने का काम अदालत की प्रतिबद्धता आवश्यकता होती है। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि पिछले 12 महीनों के दौरान ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णयों को उलटकर और वास्तव में ऐसे करों को अस्तित्व में ला करके इसकी प्रतिबद्धता को कम कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इंटरफेयर किया। जो हाई कोर्ट में मैटर गया था आयकर से संबंधित, राजस्व से संबंधित, उस निर्णय को उलट करके सीधे सीधे अपना बात रखा, अपना जो निर्णय देना था उसको दिया। और राइटर कह रहे हैं कि इस तरीके से इसने हाई कोर्ट के निर्णय को कम कर दिया तथा जो विधायिका की प्रतिबद्धता होती है कि यानी कि कानून से संबंधित सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट केवल देखने का काम करता है कि यह कानून जो विधायिका के द्वारा बनाया गया है वो क्या कहते हैं कि दायरे में है, कानून के दायरे में है अथवा नहीं है, कहीं मौलिक अधिकारों या संसद के नियमों का उल्लंघन तो नहीं करता है, और अगर उल्लंघन करता है तो वह कानून उसी समय क्वैश कर देता है। तो इस तरीके से जो है ये सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इंटरफेयर करके वहाँ पर इसकी प्रतिबद्धता को कम कर दिया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें जो कानून की प्रतिबद्धता कम किया है इसमें कानून के समर्थन की कमी है। हाल के 2 उदाहरण की घटना राइटर दे रहे हैं। एक 15 मई को जब सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर जज जो थे न्यायमूर्ति MR शाह, उनके द्वारा 2 निर्णय दिया गया। एक निर्णय ITO बनाम विक्रम सुजीत कुमार भाटिया से संबंधित था। इसमें न्यायालय के समक्ष प्रश्न किया था कि क्या आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान में एक संशोधन विधायी शासनादेश के अभाव में पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। यानी कि 1900 जो आयकर अधिनियम 1961 है उसके जितने प्रावधान है उसमें एक संशोधन की बात करता है। एक संशोधन जो है विधायी शासनादेश का अगर उसमें अभाव रहता है, एक ऐसा संशोधन जिसमें विधानमंडल का समर्थन नहीं रहता, विधायी शासनादेश का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद उसका जो प्रभाव है पूर्वव्यापी हो सकता है। अब यहाँ पर उसका एनालिसिस पार्ट आ रहा है। दांव पर प्रावधान, यानी कि जो प्रावधान है वो एक तरीके से क्या कहते हैं, उनकी उपादेयता क्या है। अब यहाँ पर उसका एनालिसिस होगा। अधिनियम की जो धारा है 153C जो शर्तों को निर्धारित करती है कि जिसके तहत किसी व्यक्ति के परिसर में की गई तलाशी के परिणाम स्वरूप अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के परिसर में तलाशी आप उसकी ले रहे हो तो जो व्यक्ति वहाँ पर है उसके खिलाफ भी कार्यवाही शुरू हो सकती है। यानी कि उस परिसर में मौजूद व्यक्ति जितने भी हैं अगर उसकी तलाशी ली जा रही है तो अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो सकती है जो तलाशी लिया है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में।
2015 में जो कानून था, 2015 में कानून में संशोधन से पहले, यानी कि जो 2015 का कानून था उसमें जो संशोधन किया गया था उसके पहले की बात की गई है कि धारा 153C राजस्व के तीसरे पक्ष के खिलाफ खोज के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। यानी कि 153C ने सीधा सीधा अलाउ किया कि जो थर्ड पार्टी हैं उनके खिलाफ आप सर्च कर सकते हो, खोज कर सकते हो। और ये जो तलाशी की बात है, यानी कि जो तलाशी ली गई है उससे ये रिलेटेड है तीसरा पक्ष। और क्यों आप खोज करोगे? क्योंकि अगर जब्त की गई सामग्री जो जैसे पैसा हो गया, बुलियन हो गया, आभूषण हो गया, या खातों की किताब हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कुछ भी, तो संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के अलावा जिसकी तलाश की जा रही थी उससे कहीं रिलेटेड तो नहीं है। इस मैटर पर जो है कम से कम 3 अलग अलग उच्च न्यायालयों ने माना कि शब्द से संबंधित है, यानी कि बिलोंग से संबंधित है या उससे संबंधित है, को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उनके पठन में खोज के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री को खोज से बाहर के व्यक्तियों का आकलन करने के लिए एक आधार के रूप में सेवा देने के लिए उस सामग्री को केवल ऐसे व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए बल्कि उससे संबंधित होना चाहिए। यानी कि वो जो सामग्री है, तीसरे व्यक्ति की जो सर्च की बात की जा रही थी उसके सर्च की बात में उससे संबंधित कानून की बात की जा रही है। तो जो उससे संबंधित है, यानी कि जो मिली है प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति से रिलेटेड होना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इसलिए किसी व्यक्ति के नाम का मात्र संदर्भ अपने आप में कानून की संतुष्टि नहीं करता। इस बात का जो सबूत होना चाहिए कि विवादित जो सामग्री है वह व्यक्ति की संपत्ति है अथवा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अवलोकन किया कि जो यहाँ पर सर्च की बात की जा रही थी, यानी कि ये देखिए सेकंड में यहाँ पर जो बात की जा रही है कि तलाशी कैसे लेने की बात की जा रही है कि किसी व्यक्ति के परिसर में की गई तलाशी के परिणाम स्वरूप, यानी कि कोई परिसर है वहाँ पर किसी व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है और शंका बस राजस्व टीम जो है, आयकर विभाग, अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही या उस परिसर में जो भी संस्थान है उससे रिलेटेड अगर ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति इसमें शामिल है तो कार्यवाही शुरू कर सकती है। तो यहाँ पर जो 153C था राजस्व की खोज के लिए अनुमति दिया था, जैसे पैसा मिल गया, बुलियन मिल गया या कुछ भी मिल गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि अगर सर्च के दौरान मिल जाती है ऐसी सामग्री और उस व्यक्ति का नाम आ जाता है तो इससे वो कानून नहीं बनता, यानी कि उस पर कोई केस नहीं दर्ज होता, वह कानून को संतुष्ट नहीं करेगा। लेकिन इस बात का जो है आपको एविडेंस चाहिए होता है कि आप जो है सबूत पेश करें कि ये जो सामग्री मिली है, विवादित सामग्री जितनी भी मिली है, वह उसी व्यक्ति की संपत्ति है जिसकी खोज की जा रही थी या जो भी मिला है उससे रिलेटेड है। इन फैसलों को जो है दूर करने के लिए 2015 के कानून में क्या किया गया? संशोधन किया गया। अब संशोधन की बात करते हैं कि धारा 153C क्या निर्धारित करती है? अब निर्धारित करती है कि तीसरे पक्ष के खिलाफ एक खोज के लिए आकलन किया जा सकता है, यानी कि जो थर्ड पार्टी है उसके खिलाफ आप जब खोज करते हो तो उसका आकलन कर सकते हो, भले ही सामग्री जब्त की गई हो, यानी कि अगर उससे रिलेटेड है या नहीं है, आपने सामग्री जब्त की है तो उसकी खोज आप आकलन कर सकते हो। दस्तावेजों और खातों की किताबों के मामले में व्यक्ति से संबंधित या यदि उन वस्तुओं में नहीं है तो जानकारी व्यक्ति से संबंधित है। सवाल अब क्या है, इस ओर मुड़ा है, टर्न हुआ है कि अपने अधिनियम से पहले की गई खोजों पर यह लागू होगा या नहीं। यानी कि जो संशोधन हुआ था अपने संशोधन अधिनियम से पहले, संशोधन होने से पहले, यह जो है जो खोज हो रहा था उस पर लागू होगा या नहीं होगा। संशोधन स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी नहीं बनाया गया था किसी भी सूरत में, जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह का आवेदन उन अधिकारों का हनन करेगा जो पिछले अधिनियम के माध्यम से व्यक्तियों पर नहीं थे। यह तर्क इस विचार से उपजा है कि भले ही एक कानून प्रकृति में केवल प्रक्रियात्मक था, यह पूर्वव्यापी रूप से तभी लागू होगा जब यह कोई मूल अधिकार नहीं छीनता हो। यानी कि जो थर्ड पार्टी है अगर उससे कोई भी रिलेटेड प्रॉपर्टी मिलती है, बुलियन, सोना चांदी, किताब या कुछ भी मिलता है, अगर जो संशोधन होकर के कानून आया है एक तरीके से वह तभी आप उस पर लागू कर सकते हो जब आप ये देखो कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका कोई फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो है, और ये फंडामेंटल राइट उस व्यक्ति को प्रदान किया गया है, तो इस तरीके से यह संशोधन आया है।
यहाँ न्यायालय ने क्या पाया? न्यायालय ने पाया कि संशोधन धारा 153C के तहत एक निर्धारित एक नया वर्ग लेकर के आ रहा है। और वर्ग क्या है? जिन्हें पहले बाहर रखा गया था। मतलब एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आ रही है जो पहले नहीं थी, अब वो आ रही है। 6 अप्रैल के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। ऐसा करने के पीछे 2 कारण थे। एक, पुरानी धारा 153C को संशोधन के द्वारा बदल दिया गया था और संबंधित या संबंधित शब्दों को संबंधित या समाधान से संबंधित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मतलब जो वो संबंधित शब्द है, बिलोंग की वो संपत्ति किससे संबंधित है, उसको समाधान से संबंधित के द्वारा चेंज किया गया। और इसीलिए किसी को यह मान लेना चाहिए कि आज जो संशोधित प्रावधान कानून में कभी मौजूद नहीं था, ना कि संशोधन की तारीख से पहले ही। दूसरा कि यह एक नया कानून जो आया है यह घोषणात्मक है, जिससे यह पहले के प्रावधान की व्याख्या करना चाहता है और इसीलिए यह पूर्व व्यापी है। निर्माता के रूप में न्यायालय, अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्माता के रूप में आ गई, 2 भाषी या ड्वेल लैंग्वेज में नहीं है। अब यहाँ पर कहती है हालांकि यह घोषित कारण नहीं जुड़ते हैं, प्रतिस्थापन के माध्यम से धारा 153C में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वाक्यांश क्या है इसका? प्रावधान में बना हुआ है, इसका है। मतलब ये जो फ्रेज है ये प्रावधान में है। परिवर्तित कानून जो करता है वह एक अतिरिक्त शर्त जोड़ता है। क्या? कि वह सामग्री भी खातों और दस्तावेजों की पुस्तकों के मामले में जो किसी व्यक्ति से संबंधित या संबंधित हैं, नई कार्यवाही के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकती हैं। इसलिए संशोधन किसी भी तरह से इस बात पर जोर नहीं देता कि हमेशा क्या स्थिति थी, बल्कि इसके बजाय भविष्य को ध्यान में रखते हुए कानून के दायरे का विस्तार करना चाहता है। न्यायालय यह मानते हुए कि यह अतीत पर लागू होगा, खोजों कानून की व्याख्याकार के रूप में नहीं बल्कि कानून के निर्माता के रूप में किया है। यानी कि न्यायालय ने जो ये निर्णय अपना दिया, कानून की व्याख्या नहीं किया, कानून को निर्माण करके किया। इसीलिए उसने अपना जो फैसला था इसके संदर्भ में अपना चेंज कर दिया। पिछले साल मई में जो फैसला दिया गया था भारत संघ बनाम आशीष अग्रवाल का फैसला, वो इससे अलग नहीं है। इसके कई जो अफेक्ट होते हैं वो रिलायंस किए जा सकते हैं। इसमें न्यायालय ने पुनर्मूल्यांकन के नोटिसों को फिर से किया, यानी कि जो मूल्यांकन हो सकता है उसकी नोटिस को फिर से अपना स्टैंड लेना उस पर शुरू किया, जो राजस्व द्वारा कानून की मंजूरी के बिना जारी किए गए थे। यानी कि एक ऐसे नोटिस जो राजस्व विभाग द्वारा कानून उस पर बना नहीं था, उसकी मंजूरी के बिना जारी कर दिए गए थे। ऐसा करने में जो है उसने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय को पलट दिया, जो इसको अपील पर ले गया था। बल्कि 7 अलग अलग उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए फैसले जो उसके समक्ष नहीं थे उसको भी चेंज कर दिया। सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में उन मामलों के पक्षकारों को इतना नहीं मिला जितना अदालत में उसके श्रोताओं को मिला। मामले में दांव पर लगा जो मुद्दा था वो बहुत सिंपल था। 1 अप्रैल 2021 से संसद ने पूर्ण आयकर कार्यवाही के मूल्यांकन को नियंत्रित करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, लेकिन कानून में बदलाव के बावजूद राजस्व ने एक निरस्त प्रावधान के तहत नोटिस जारी करना जारी रखा। ऐसा माना जाता है कि कार्यकारी अधिसूचनाओं से प्राप्त जो प्राधिकरण ने समय सीमा के दौरान अर्थात जब कोविड-19 था तो उस दौरान जो है ये प्राधिकरण अपनी अधिसूचनाओं का जो है विस्तार किया। उच्च न्यायालय ने इन नोटिस को अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन यह भी बताया कि आयकर विभाग यदि चाहे तो वह नए कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र है और एक लिमिटेशंस में स्वतंत्र है, यानी कि सीमा के कानून की अनुमति है उसको। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन नोटिसों को रद्द करने से राज्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है, राज्य का जो राजस्व है उस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे मामले होंगे जहां सीमा जो है, लिमिटेशंस जो है वो समाप्त हो गई होगी। अधिकारियों के पास पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रस्ताव को छोड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है तो वह विधायिका के समाधान के लिए सोचना था, यानी कि विधायिका के पास लेकर के जाना था। इसके बजाय न्यायालय ने पाया कि हालांकि यह सरकार का दलील वाला मामला नहीं था, राजस्व के अधिकारी एक भरोसेमंद विश्वास के तहत हो सकते हैं कि संशोधन जो है वो अभी लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है उसको जारी किया, नोटिस जो है बिना कानून की मंजूरी को जारी किया। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो राज्य के अधिकारी कानून से अनभिज्ञ थे। अब कोर्ट का ये मानना है कि इस तरह की गलतियों को सरकारी खजाने पर खर्च करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसीलिए रद्द किए गए नोटिसों को पुनर्जीवित किया गया था और संशोधित कानून के तहत जारी किए गए माने गए थे।
एक अतिक्रमण से ज़्यादा। अब यहाँ पर राइटर जो है वो कह रहे हैं कि इसके माध्यम से न्यायालय जो है न केवल विधायिकी कार्यों पर अतिक्रमण कर रहा था, बल्कि अन्यथा पूरी तरह से अवैध कार्यों को जीवन देने का प्रयास कर रहा था। फैसले के बाद जो हुआ विशेष रूप से हैरान करने वाली स्थिति थी। क्यों? क्योंकि पुराने कानून के तहत नोटिस स्पष्ट रूप से उस कानून द्वारा निर्धारित पूर्व शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे। नतीजन इसमें केवल मुकदमेबाजी का एक नया दौर शुरू हुआ। इतना ही नहीं, ऐसा करने में न्यायालय अपनी सबसे कुख्यात शक्ति संविधान के आर्टिकल 142 का उपयोग किया, जो इसे एक कारण के लिए पूर्ण न्याय का आदेश पारित करने की अनुमति देता है। पहले यह माना गया कि इस शक्ति को वैधानिक कानून के उल्लंघन में लागू नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी यहाँ एक ऐसा मामला था जहाँ अदालत ने न केवल उन कार्रवाइयों को पुनर्जीवित किया जिसमें किसी भी विधायी समर्थन की कमी थी, बल्कि उन फैसलों को भी उलट दिया जो इसके समकक्ष अपील पर नहीं थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी तरीके से फैसलों को पलट डाला। संविधान का जो अनुच्छेद 265 है वह कानून के बिना कराधान की मनाही करता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट संसद की भूमिका निभाने को तैयार है तो यह लाजवाब वादा भ्रम ही रहेगा। फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को समझने के लिए मैंने कम से कम इसको 2 या 4 बार पूरा रीडिंग किया, और कारण ये था कि इतनी टफेस्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। आयकर की भाषा वैसे भी डिफ़िकल्ट होती है। ये जो है आप जब तक इसको 2-3 बार नहीं सुनोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें धारा 153C की व्याख्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुसार उसको कहा है। राजस्व विभाग पर आरोप लगाया गया है कि बगैर कानून की मंजूरी के जो है उसने नोटिस जारी किया, और जो नोटिस जारी किया है उसमें कुछ जो संशोधन होकर के कानून आया है उसको बदल दिया गया। तो एक तरीके से हाई कोर्ट के निर्णय को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए एक नया जो है रिजिम निकाला। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। इसको कम से कम 2 बार जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक एनालिसिस जो है सुनिएगा। अब यहाँ पर एक स्थिति आई है, देखिए मैंने अभी क्या कहा द हिंदू के विषय में कि ये जो आर्टिकल आया है इसके पहले यह कार्नर पर एक आर्टिकल था। ये कनाडा की स्थिति है। कनाडा में जो है आपको पता है कि कनाडा और भारत का जो रिलेशंस है वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ठीक भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिख समुदाय खालिस्तान समर्थक हैं और वहाँ की गवर्नमेंट में उनका अच्छा खासा स्थान है, इसलिए वहाँ की सरकार जो है मजबूर रहती है खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए, और भारत विरोधी टिप्पणियाँ वहाँ के खालिस्तानी समर्थक और जो है सिख ये सब हर समय करते रहते हैं। इसीलिए भारत और कनाडा के रिश्तों में हर समय जो है टर्न डाउन होता रहता है। अब यहाँ पर यह बात की जा रही, कनाडा का एक इलाका है ब्रॉम्पटन, इसमें 4 जून को खालिस्तानी समर्थक जो है परेड के दौरान एक झांकी देखी गई जिसमें सफ़ेद साड़ी पहनी एक महिला थी जो कि इंदिरा गांधी थी, और यह खून से लथपथ थी, जिसमें 2 सैनिक अपने बंदूक से गोलियां चलाने का प्रशिक्षण दे रहे थे, और बोर्ड पर सीधा सीधा लिखा था श्री दरबार साहिब पर हमले का बदला। फ्लोट के किनारे पर लिखा था कि 1984 को कभी न भूले। निश्चित तौर पर यह इंदिरा गांधी की हत्या का प्रदर्शन था। तो वहाँ पर जो है इंदिरा गांधी की हत्या के प्रदर्शन को एक बोर्ड पर लिख करके दिखाना, एक छाया दिखाना, अंकित करना, इस तरीके से जो है भारत के घरेलू मुद्दों में सीधा सीधा दखल हो रहा है। तो ये भारत की जो विदेश नीति है उसका उल्लंघन किया जा रहा है कनाडा के द्वारा। अब इस पर भारतीय जो प्रतिक्रिया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालांकि बहुत बातें लिखी हैं, लेकिन उन बातों को परीक्षा में जो है ये आप एक शॉर्ट लाइन में सीधे सीधे लिख सकते हो। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये एक घमंड भरा है, और यह भी कहा कि जो कनाडा की अलगाववादी उग्रवादी की प्रवृत्ति है वहाँ की सरकार इसको वकालत करने पर जोर देती है, उसको सपोर्ट करती है। यह एक तरीके से कनाडा की आंतरिक दलगत राजनीति है। अब यहाँ पर डायस्पोरा और विदेश नीति की बात करते हैं। कनाडा का जो सार्वजनिक जीवन है उसमें सिखों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसा मैंने बताया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जो है मंत्रिमंडल में वर्तमान में कुछ जाति जो है ये मौजूद हैं, सिख वहाँ पर मौजूद हैं। जयशंकर ने खालिस्तान तत्वों के कनाडा के लिप्त होने में उल्लेख किया, यानी कि जो खालिस्तानी तत्व हैं वो कनाडा में अभी भी गवर्नमेंट में अपना हिस्सा रखते हैं। कनाडा में वोट बैंक की राजनीति है, चलती रहती है, और यही खालिस्तानी समर्थक जो है भारत की जाति जो राजनीति है, जब कृषि आंदोलन हो रहा था तो उसमें खालिस्तानी समर्थक के ही दबाव पर जस्टिन ट्रूडो को बोलने के लिए विवश किया गया था। यह भारत का विशुद्ध रूप से घरेलू मुद्दा था। निश्चित तौर पर इसमें
ट्रूडो की टिप्पणी कोई अनिवार्य नहीं थी। भारत पर जो है कनाडा के घरेलू मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, अगर उसके राजनीतिक वहाँ भारतीय प्रवासियों के साथ खुले तौर पर बातचीत करते हैं। यानी भारत कनाडा के आंतरिक राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन कनाडा के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। कनाडा के जो राजनीति हैं, यानी कि जो राजनीति है, वहाँ के जो राजनेता हैं भारत में अलगाववाद की बात करते हैं। तो भारत की ये जो राजनयिक हैं, यानी कि वहाँ पर जो दूत रहते हैं, उनको जो है डायस्पोरा और अन्य लोगों को द्विपक्षीय संबंधों पर हानिकारक प्रभावों को इंगित करना चाहिए। यानी कि वो इस पर क्या बैड इफेक्ट पड़ सकता है रिलेशंस में, इसका जो है बहुत उसको जो है वो को रिलेट करें, वहाँ लेकर के इंगित करें, बताएं। इन राजनीतिक जो गतिविधियां हैं कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। अब कनाडा की अगर राजनीति की बात करें तो वर्तमान जो कनाडाई राजनीति की स्थिति है उसकी कठोर वास्तविकता है यह है कि श्री ट्रूडो अपनी सरकार के अस्तित्व के लिए गंभीर रूप से जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP पर निर्भर हैं। और इसके नेता कौन है? जगमीत सिंह। यह एक प्रतिबद्ध खालिस्तानी समर्थक हैं। उन्होंने श्री ट्रूडो को कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह की गतिविधियों के आसपास पंजाब में होने वाली घटनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। अमृतपाल सिंह जो पकड़े गए थे, कनाडा सरकार के सहयोगी होने के कारण यह भारत के लिए स्वाभाविक रूप से यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए अनिवार्य था। यानी कि ये एक अस्वीकार्य था कि भारत इसको, क्योंकि कनाडा जब भी बोलता है पंजाब, सिख, खालिस्तान, ये सब मुद्दे को उजागर करता है, तो आप किसी कंट्री के घरेलू मुद्दों में क्यों इंटरफेयर करते हो? तो ये कहीं न कहीं जो है द्विपक्षीय जो रिलेशंस है भारत और कनाडा में, उसमें सहयोग तो जारी है, लेकिन वो कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और इस पर जो है जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि कनाडा को इस पर जो है विचार करने की पुनर्आवश्यकता है कि अपने रिलेशन, नहीं तो यह केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत कनाडा की नहीं, कनाडा में भी जो है यह संघर्ष अगर बढ़ जाएगा तो दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो है आर्टिकल था कनाडा के ऊपर। कनाडा में वैसे भी जो है इस तरीके का किसी भी देश के घरेलू मुद्दों पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उससे एक अलगाववादी प्रवृत्ति जन्म लेती है और रिलेशंस खराब होते हैं। मणिपुर की स्थिति देखिए, मणिपुर की स्थिति फिर आ गया एक, अभी कल या परसों में मणिपुर का आर्टिकल पढ़ाया था, लगभग 8 से 10 आर्टिकल मैं इस पर दे चुका हूँ। मणिपुर की जो स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा मणिपुर में जो शांति आनी चाहिए, वो शांति की राह में एक रोड़ा अटका कौन रहा है? जातीयता और ख़राब प्रशासन। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, वहाँ पर ख़राब प्रशासन अभी तक उनका निकल करके आया है। मणिपुर का यहाँ पर राइटर करें हैं, कोई निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक एक दूसरे के खिलाफ अनियंत्रित और लक्षित हिंसा में लोग संलग्न रहेंगे। यानी कि जब तक ये हिंसा होती रहेगी तब तक इस तरीके से वहाँ पर संघर्ष चलता रहेगा। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है कि आपूर्ति के परिवहन को रोकने के लिए नाकाबंदी का उपयोग करना, यानी कि जो हिंसा के सामान हैं, उपकरण हैं, जो वो लोग जाते हैं हिंसा करने के लिए, उनके परिवहन पर जिससे जाते हैं उस पर आप नाकाबंदी करिए। तथा जो विस्थापित लोग हैं अपने घरों में वापस जाकर के हिंसा फैलाते हैं, यहाँ पर समझने की वाली बात क्या है कि जो हिंसा फैलाते हैं, जाकर के आगजनी, हिंसा ये सब फैलाते हैं, उनको रोका जाए। किसी अन्य संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए शिकायतों को सुनने से पहले क्या करना होगा? सामान्य स्थिति में लौटना पहला कदम होगा। यानी कि जो पहले आप अन्य शिकायत की बात छोड़िए, पहले आप उन पर ध्यान दीजिए कि जहाँ पर आपका जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, किस वजह से संघर्ष हो रहा है, उसके पहले एक सामान्य स्थिति में लौटिए, तब उस पर जो है विचार करने के लिए आगे बढ़िए। पहला जो कदम है उसको प्रभावित करने के लिए प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों से संघर्ष में और हिंसा के किसी भी अंग को कम करने के लिए जो आग लगाने के बाद भी जारी रह सकता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अभी अमित शाह जी दौरे पर गए थे मणिपुर के। उन्होंने जो है दौरे पर तो गए थे, लेकिन उनके जाने के और शांति के लिए वहाँ पर बहुत सारे मीटिंग की, किसी तरीके से स्थिति कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन अभी भी जो उनके जाने के बाद भी जो हिंसा और आगजनी हो रही है वो ज़बरदस्त तरीके से जारी है। जो हथियार लूटे गए थे, अगर उनकी वापसी की बात करें तो बहुत ही धीमी गति से वापस हो रहे हैं। जो विस्थापित लोग अपने घरों में वापसी बहुत धीमी गति से हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य में प्रतिष्ठित सार्वजनिक हस्तियों वाली एक शांति समिति की गठन में बाधा उत्पन्न हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसमें
कई ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया तथा यह सुझाव दिया कि उन्हें बिना पूर्व परामर्श के समिति में शामिल कर लिया गया है। एक शांति पहल की सफलता के लिए सबसे बड़ी आवश्यक बात यह होती है कि संघर्ष में जो सभी समूह हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाए। तो सार्वजनिक हस्तियों की वापसी दुर्भाग्य से जो है मणिपुर में नागरिक समाज के जातीयकरण को प्रकट करती है और शांति निर्माण की प्रक्रिया जो है वो जटिल बनाती है। अधिक चिंता की बात यह है कि जो कुकी के प्रतिनिधि थे वो स्पष्ट रूप से अपने नाम वापस ले लिए हैं, यानी जो कुकी रिप्रेजेंटेशन थे वो अपना नाम वापस ले लिया। वैसा उन्होंने किया क्यों? क्योंकि समिति में मणिपुर के मुख्यमंत्री एस बीरेंद्र सिंह शामिल थे, जबकि एक मैती नागरिक समाज समूह के इस मुद्दे को संबंधित के रूप में अनुचित सामान्यीकरण किया है। वहाँ पर जो मैती कम्युनिटी है इस मुद्दे को पूरा जनरलाइजेशन कर दिया, सामान्यीकरण कर दिया कि यह मुद्दा केवल और केवल मैती और कम्युनिटी के बीच चल रही है और मैती का जो अधिकार है वो केवल 10% पर है। वो अपने अधिकार को पूरे राज्य में बढ़ाना चाहते हैं। सरकार को अभी भी जो प्रमुख राजनीतिक और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक दूसरे से बात करने के लिए राजी करने में कसर नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि राइटर कह रहे हैं कि सरकार को लगातार यह प्रयास करना चाहिए कि शांति आए, चाहे जैसे आए, चाहे आप चाहे जिससे प्रतिनिधि से बात करें, चाहे जिस तरीके से लेकर के आएँ। तथ्य क्या है कि इस मुद्दे पर किसी और कदम पर लिफाफे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के तत्वावधान की आवश्यकता है, जो सभी दलों के विश्वास को बनाए रखने में बीरेंद्र सिंह यानी कि केंद्र सरकार इस पर अपनी पहल करे। और बीरेंद्र सिंह का जो प्रशासन है वो अभी तक संघर्ष से पहले भी, संघर्ष के बाद भी, संघर्ष की स्थिति में तीन की तीनों कंडीशनों में यह विफलता का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में सोचने का समय आ गया है। यानी कि जो केंद्र सरकार है वहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट को रखना चाहती है, बीरेंद्र सिंह को हटाना चाहती है, बीरेंद्र सिंह को लेकर के चलना चाहती है, कैसे अपना मैनेज करेगी, उसके सोचने का जो थिंकिंग टाइम है वो अब यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। ये जो है बीरेंद्र सिंह के कार्यों को शांति निर्माण की प्रक्रिया को आसान बना सकता है। यानी कि इस तरीके से अगर केंद्र सरकार पहल करेगी तो हो सकता है कि उनकी जो शांति प्रक्रिया है मणिपुर में, सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पर गवर्नमेंट की उपस्थिति नहीं है। ये बात नहीं देखना है कि किसकी गवर्नमेंट बनी या किसकी नहीं बनी, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो है शांति कैसे आए, कैसे जो है एक अखंड भारत का निर्माण हो, आपस में एक सूत्रीय व्यवस्था चले। दोनों हिंसा से पहले, यानी बीरेंद्र सिंह की जो सरकार है वो हिंसा से पहले भी उसके बाद में भी निष्प्रभावी रही है या प्रभावी ढंग से शासन करने में जो है असमर्थता दिखाती है। तो ये फ्रेंड्स सेकंड आर्टिकल था, ये थर्ड आर्टिकल था। इसमें जो है यही बात की जा रही है कि कैसे जो है बीरेंद्र सिंह की सरकार जो कि हर मोर्चे पर विफल रही है, उसको अब केंद्र सरकार को ये तय करना है कि कैसे उसको लेकर के चले, कैसे नहीं लेकर के चले, क्या वहाँ पर करना है, कैसे शांति लेकर के आना है। ये देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था, भारत में राजद्रोह की स्थिति, राजद्रोह की जो स्थिति है वहाँ पर अभी जो कानून निकल कर के आया है, आयोग की अगर माने तो आयोग की जो 200 विधि आयोग की 279वीं रिपोर्ट ने राजद्रोह के आधार को बनाए रखने के लिए, ये राष्ट्र नहीं है राजद्रोह है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, राजद्रोह के आधार को बनाए रखने के लिए आधार निर्मित रखती है। आयोग ने 3 सिफारिश की है। पहला कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जिसमें राजद्रोह के कानून शामिल है, राजद्रोह के अर्थ को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। यहाँ पर 1962 में जो केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था वो कह रही है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए राजद्रोह के अर्थ को शामिल करने के लिए। दूसरा, न्यूनतम जो सज़ा है वो 3 साल से बढ़ा करके 7 साल किया जाए। तीसरा, राजस्थान के मामले में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है यानी कि FIR है, केवल एक पुलिस अधिकारी के बाद ही दर्ज होनी चाहिए जो एक इंस्पेक्टर या उच्च पद पर आसीन है प्रारंभिक जांच करता है। यानी कि 3 जो सिफारिश है वो जो है विधि आयोग के द्वारा की गई है। प्रवृत्ति न्याय शास्त्र यह क्या कहता है, यह प्रस्तावित करने में हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति शब्दों को जोड़कर कानून में संशोधन किया जाए। यानी कि आयोग का कहना है कि जो संशोधन होगा, पहली चीज़ की हिंसा भड़काने की जो प्रवृत्ति है वो कौन से शब्द हैं जो हिंसा भड़का सकते हैं उसको जोड़ा जाए कानून में, उसको जोड़ करके संशोधन किया जाए। आयोग आपराधिकता के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपराधिकता के दायरे पर ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि जो अपराध हो रहे हैं उसके सोर्स क्या है उस पर नहीं ध्यान देता, बल्कि आपराधिकता का दायरा क्या है, कौन कौन से शब्द से हिंसा भड़क सकती है, राजद्रोह हो सकता है या व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती, उस पर ध्यान लेकर के चल रहा है। जो प्रस्तावित संशोधन जो है सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना
और असंतोष को उकसाने के अपराध के रूप में राजद्रोह के अर्थ को मौलिक रूप से नहीं बदलेगा। अपराध का स्रोत लोकतंत्र में प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ राजनीतिक भाषण है। ये आयोग का दावा है कि उन अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति के केवल उन ग्रुपों को दंडित किया जाएगा जिनके पास हिंसा को उकसाने की प्रवृत्ति है। यानी आयोग कहता है कि जो लोग हिंसा को उकसाएंगे उनको दंडित किया जाएगा, लेकिन प्रवृत्ति को जोड़कर कानून को और अधिक उलझा देता है। यानी कि आयोग की ये जो सिफारिश है कि इसमें हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति को भी जोड़ दो, तो इसको और अधिक जो है टफेस्ट बना देता है। और क्यों टफेस्ट बनाता है वो आगे इसका एनालिसिस किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि वास्तविकता आसन्न खतरे के सबूत के बजाय हिंसा भड़काने के मात्र झुकाव पर डिपेंडेंट है। यानी कि जो जिससे हिंसा भड़क सकती है उस पर ये डिपेंडेंट है। यह सिफारिश जो है हमें उसी समस्या पर वापस लेकर के जाती है जो राजद्रोह को निरस्त करने, इसका समाधान करने की मांग की गई थी। प्रवृत्ति क्या है? एक ढीला सूत्रीकरण है जो उन व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाने की अनुमति देता है जिनका सार्वजनिक अव्यवस्था से कोई निकट संबंध या प्रत्यक्ष कारण नहीं है। यानी कि सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने में उनका कोई भी योगदान नहीं है। प्रवृत्ति न्यायशास्त्र किसी भी न्यायिक और कार्यकारी दिमाग के लिए एक स्पष्ट मानक है और राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के साथी पत्रकारों और पूर्व सेवा अधिकारियों द्वारा दायर की गई जो याचिका है वो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इस बात को रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं। और पुलिस की जो वैधता की बात अगर की जाए तो पुलिस की जो वैधता है, सबसे बड़ी चीज़ की इस योजना में जो जोड़ा गया है वो पुलिस की शक्ति का मार्ग प्रदर्शन करता है। क्यों? क्योंकि पुलिस ही प्रारंभिक जांच अब करेगी। हालांकि एक और अस्पष्ट मानक है कि जिसके खिलाफ पुलिस को अब हिंसा के प्रति झुकाव पर जांच करना है, उसका एक विशेष कार्य को न्याय करना है। यानी कि जब हिंसा का कोई सबूत या हिंसा के वास्तविक खतरे की आवश्यकता नहीं है तो आयोग का प्रस्ताव व्यापक हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक प्रारंभिक जांच इस तथ्य का समाधान नहीं करेगी। प्रतिद्वंदी क्रिकेट टीम का जो जीत है, यानी कि अगर कोई जीत गया क्रिकेट टीम और उस पर जश्न मना रहा है, उसकी जर्सी पहन रहा है, और अगर विपक्षी टीम जो है पूरे राष्ट्र में हो हल्ला मच रही है, तो वहाँ पर जो पुलिस है इस बात की जांच करेगी कि यह जो जर्सी पहने हैं उसकी वजह से हिंसा भड़क रही है। तो इस तरीके से ये एक गलत रवैया है और जिसमें हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन पुलिस को आसन्न की तलाश यानी कि हिंसा की धमकी या हिंसा के सबूत नहीं करने के लिए कहता है। यह पुलिस की शक्ति के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करती है, विशेष रूप से जहां प्राथमिक यानी कि एफआईआर स्थानीय राज्य राजद्रोह राजनीतिक रसूख वाले लोगों की मिलीभगत से होती है। यानी कि जहां एफआईआर दर्ज करने में बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है, वहां पर ये पुलिस की जो शक्ति है उसको आगे बढ़ाने में योगदान देती है। कि यानी कि अगर कोई ये एक तरीके से और भी ज़्यादा टफेस्ट नियम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पावरफुल व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को फंसाने के लिए पुलिस को सेंड कर सकता है, मैसेज कर सकता है और पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। आयोग ने विदेशी न्यायालय में विकास की भी अवहेलना कर दी, जिन्होंने यह कहते हुए कि राजद्रोह कानून को अमान्य कर दिया कि ज़मीनी वास्तविकता अन्य देशों से भिन्न है। यानी कि भारत में जो स्थिति है वो भिन्न है, इसीलिए यहाँ पर राजद्रोह कानून बनाए रखने की आधारशिला होनी चाहिए। सीधा सीधा इन्होंने कहा कि राजद्रोह को बनाए रखने में स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी को संदेश जाता है कि उन्हें तय करना है कि उदाहरण के लिए पोस्टर रखने वाला व्यक्ति हिंसा के वास्तविक खतरे के बिना हिंसा भड़काने के लिए झुकता है अथवा नहीं। यह कानून के दुरुपयोग का एकमात्र उदाहरण नहीं है जिन्हें प्रक्रियात्मक सुधार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके बजाय अब हम में से किसी को भी संभावित देशद्रोही बना देते हैं। ऐसे मामले में व्यक्ति को मुकदमे के समाप्त होने से पहले ही देशद्रोही करार दे दिया जाता है और उसको जो है देशद्रोह के कलंक से गुजरना पड़ता है, उसे लंबी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है और सज़ा का सामना भी करना पड़ता है। तो इस तरीके की बात जो है अंत में जो आयोग है वो कहता है कि राजद्रोह का जो न्याय है उसको उचित ठहराने के लिए औपनिवेशिक काल की निरंतरता को हवाला देता है, जैसा कि सिविल सेवा और पुलिस प्रणाली या औपनिवेशिक वर्चस्व हिंसा और असमानता से प्रभावित राजनीतिक व्यवस्था से महज एक ऐतिहासिक श्रेणी के रूप में अलग करने से विफल है। यानी कि आज भी इंडिया में कहीं न कहीं औपनिवेशिक कानून से समानता देखी जा सकती है और इसमें विधि आयोग या भारत का कानून उसको अलग करने में पूरी तरीके से अभी भी विफल रहा है।
राजद्रोह एक औपनिवेशिक कानून है। क्यों? क्योंकि यह राजनीतिक शासकों और प्रजा के बीच दमन का संबंध बनाता है, जो जवाबदेही और सवाल करने के अधिकार को रोकता है। कोई भाषाई परिवर्तन या प्रक्रियात्मक सुधारित समस्या का समाधान नहीं कर सकता, जो धारा 124A उत्तर औपनिवेशिक लोकतंत्र में उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से जो राजद्रोह का कानून है उस पर लेकर के विधि आयोग की आलोचना पहले भी की गई थी, अभी भी की गई है। सबसे गड़बड़ की बात कि पुलिस अधिकारी को जांच देना, वैसे भी भारत में पुलिस की व्यवस्था कैसी है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती, FIR दर्ज नहीं करती। जब उसको लगता है कि पैसा वसूलना है तो जी भर के FIR दर्ज कर लेती है। तो इस तरीके का कानून जहाँ पर किसी की आजीवन जो है कलंक सहित जेल में डालना हो, तो उसमें आप पुलिस अधिकारी को केवल हिंसा के भड़काने की प्रवृत्ति के आधार पर जांच करने के लिए कह रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। डेटा बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंस आज आया है। और ये देखिए, आज जो डेटा बिंदु आया है ये पहले भी न्यूज में आ चुका था। हाल ही में द लांसर में प्रकाशित जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने इंडिया में जो है सर्वे किया और बहुत सारी बीमारियों को लेकर के सर्वे किया, जैसे डायबिटीज़ के अध्ययन किया। उसके परिणाम में कहा कि भारत में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पेट का मोटापा, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया का स्तर उच्च स्तर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस तरह के उच्च स्तर की बीमारी व्याप्त है। अब इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो उपर्युक्त गैर संचारी रोग हैं और प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थिति का बोझ सभी राज्यों में एक समान रूप से अधिक नहीं, यानी कि जो ये कंडीशन है सभी राज्यों में बीमारियों की जो अनुपात है वो एक समान नहीं है, कुछ में कम है कुछ में ज़्यादा है। अब उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश है वहाँ पर मधुमेह जैसी जो बीमारी का प्रसार है वो अपेक्षाकृत कम था, 0.49% था। हालांकि इस क्षेत्र में हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया 25% और पेट का मोटापा 2.25% के साथ उच्च प्रसार पर देखा गया। अगर जो है इसकी बात करें, यानी कि इसी तरीके से गुजरात की बात करें, यानी कि ग्रामीण गुजरात में, तो वहाँ जो मधुमेह का स्तर है वो अपेक्षाकृत 5.74% था, तो जबकि उच्च रक्तचाप का प्रसार अपेक्षाकृत 30% था। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात क्या है कि जो केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गोवा का जो इलाका है वहाँ चारों बीमारियों और 2 प्रतिकूल परिस्थितियों की जो स्थिति है वो खतरनाक रूप से अधिक थी। इन राज्यों में मधुमेह 10%, उच्च रक्तचाप 30%, पेट का मोटापा 25% और हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया 20% का अपेक्षाकृत उच्च स्तर था। यह सर्वेक्षण नवंबर 2008 से दिसंबर 2020 के बीच 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,19,022 व्यक्तियों के बीच किया गया था, जिसमें 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मौजूद थे। सर्वेक्षण में जो पाया गया वो पाया गया कि जो पेट का मोटापा होता है वो पुरुषों के लिए जो परिभाषा दी गई, अब जो बीमारियां हैं उसकी परिभाषा यहाँ पर कौन से मापदंड पे तय की गई है वो बताया गया है। जो पेट का मोटापा है वो पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर रखा गया है या उससे अधिक, तथा महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर या उससे अधिक की कमर परिधि के रूप में परिभाषित किया गया है। पेट के मोटापे या आंत की चर्बी को चयापचय संबंधी गड़बड़ी और हृदय रोग या टाइप 2 मधुमेह के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। महिलाओं में ये जो पेट का मोटापा है इसे स्तन कैंसर या पित्ताशय की थैली की सर्जरी की आवश्यकता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया की बात करें तो यह रक्त में 150 mg प्रति DL यानी और 1.7 mmol प्रति लीटर या अधिक के सीरम ट्राइग्लिसराइड सांद्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जो शहरी क्षेत्र में बीमारियों और स्थितियों दोनों का प्रसार बहुत अधिक था। और अगर यदि केवल शहरी क्षेत्रों पर विचार किया जाए तो 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मधुमेह का प्रसार 10% था, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर अगर विचार किया जाए तो केवल 9 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में ही इतना अधिक हिस्सा था। तो यानी कि शहरों में ज़्यादा था। शहरों में करना क्या है, काम धाम तो कुछ है नहीं, खाए पिए बैठे यही किए। कुल मिलाकर जो अध्ययन किया गया उसमें पाया गया कि 11.4% भारतीयों को मधुमेह था, जबकि 35.5% जो है प्रेरित थे किससे, मोटापे से।
अब उच्च रक्तचाप से प्रेरित थे, यहाँ पर उच्च रक्तचाप मैं लिखना भूल गया, 35.4% यहाँ थे। हाई बीपी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हाई बीपी, ठीक है, ये हाई बीपी है, यानी कि ये लोग जो है हाई बीपी से हाई बीपी इससे जो है 35.4% इससे जो है प्रेरित थे। व्यक्तियों में अगर पेट का मोटापा देखा गया तो 39.5% व्यक्तियों में देखा गया, जबकि 32.1% लोगों में हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया दर्ज किया गया। महिलाओं में अगर देखा गया तो 10.7% की तुलना में पुरुष में थोड़ा सा अधिक, यानी पुरुषों में 12.1% था, 10.7% महिलाओं में मधुमेह था। रक्तचाप जहाँ पर यानी कि ब्लड प्रेशर जहाँ पर महिलाओं में 32.6% था, वहीं पुरुषों में 38.7% था। महिलाओं में जहाँ पर हाइपर ट्रिग्लिसराइडेमिया 27.1% था, पुरुषों में 37.7% था। पुरुषों में जहाँ पर पेट का मोटापा 28.8% था, वहीं महिलाओं में 49.6% था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है डेटा एनालिसिस का पार्ट स्वास्थ्य को लेकर के पहले भी आया था, उसमें भी व्याख्या की गई थी और आज भी आया है, आज डेटा से संबंधित आया है। न्यूज एनालिसिस अभी देखिए 22 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होगी, अमेरिका यात्रा। होना क्या है, वही सारी संधियां, फिर से इकोनॉमी पर बात होगी, व्यापारिक मुद्दों की बात होगी। भारत अमेरिका एक बड़ा व्यापारिक बाज़ार है, भारत का बाज़ार अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका इस दृष्टिकोण से देखता है, और भारत जो है निर्यात के दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन भारत के सामने प्रॉब्लम फेसेस ये है कि भारत का जो निर्यात है वो गुणवत्तापूर्ण निर्यात नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है जो बातचीत होगी, आर्थिक बातचीत होगी, व्यापार पर बातचीत होगी, और दूसरा संचार के साधन, इंडो पैसिफिक एरिया, चाइना को लेकर के, नवाचार शोध क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी कि सब पर विस्तार पूर्वक से चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, स्वच्छ ऊर्जा है, उसका अवसर, उस पर बातचीत की जाएगी। आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला बनाने पर भी बेहतरीन ढंग से बातचीत की जाएगी। यानी कि जितने मुद्दे अभी तक जो वर्तमान समय में साझा चल रहे हैं, उन सब पर भी पूरे तरीके से बात की जाएगी। आगे क्या परिणाम होगा, क्या निकलेगा, भारत और डिफेंस सेक्टर्स में जो बोइंग विमान है, और तरीके से जो अमेरिका और भारत की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के विषय में है, उस पर बातचीत की जाएगी। तो हर दृष्टिकोण से जो है यह यात्रा इम्पॉर्टेंट होगी। अब आगे क्या रिजल्ट इसके निकल कर के आते हैं वो तो वक्त बताएगा। यहाँ पर देखिए 2 युद्धपोत को लॉन्च किया गया है। चेन्नई में कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड है, यहाँ पर मंगलवार को 2 युद्धपोत लॉन्च किया गया। लॉन्च जो जहाज़ किया गया था उसमें अंशदीप, तीसरा एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट और संशोधक तथा चौथा सर्वे वेसल था। ये जो है जहाज़ लॉन्च किए गए। यह सभी जहाज़ जो मुख्य रूप से कार्य करेंगे, वो कार्य क्या करेंगे कि तट के करीब ये काम कर सकते हैं, पानी के नीचे खतरों की खोज कर सकते हैं, दुश्मन की संपत्तियों जैसे पनडुब्बियों को ये बेअसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा जो है इस पर ये वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 31वें पेज में हमने यहाँ पर थोड़ा न्यूज़ नहीं लिखा था। नरेंद्र मोदी जो रोज़गार मेला है वहाँ पर 70,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किए, यानी कि कुल मिलाकर के 70,000 लोगों को रोज़गार मेला में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। तो ये एक तरीके से जिसमें महिलाएं वगैरह भी हैं, तो ये एक तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी रोज़गार मेला के लिए। राजनाथ सिंह ने सीधा कहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसको सही तरीके से वर्क करने की ज़रूरत है, उसको अपना दायरा जो है वो बढ़ाने की बात की गई है। अपना दायरा वो बढ़ाते हुए एक अच्छे तरीके से वर्क करे। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा न्यूज एनालिसिस पार्ट था। आज का जो आपका एडिटोरियल पार्ट्स है और न्यूज एनालिसिस पार्ट है वो यहीं पर ब्रेक होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल पार्ट्स, उसको पूरा का पूरा देखेंगे। कल के लेक्चर्स में क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, लेक्चर नहीं पसंद आता है तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा। जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।